अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा वीडियो का टॉपिक है वो कॉशी इक्वेशन है कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कॉशी इक्वेशन से किस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये ये एक सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। अब कॉशी इक्वेशन बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू एक्स ऑफ एम। ठीक है। तो हम इससे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब y तो हमारे पास गिवन है। अब दो चीज़ें हमारे पास नहीं है, एक डी वाई बाई डी एक्स और डी स्केयर एक्स बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास y डैश ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और अब डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा। यानी दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक सिंगल डेरिवेटिव और एक डबल डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर पहले पावर में से एक कम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो m पावर पहले पावर में से एक कम। ठीक है। तो इन तीन इक्वेशंस को हम इसे एक्चुअल इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है। इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये इक्वेशन, डी स्केयर एक्स बाई डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर की जगह ये इक्वेशन, और सिंपल वाई की जगह जो हमारे पास एक्स एम है -4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस इक्वेशन में एक्स स्केयर है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है। ये सब इक्वेशन, पूरी इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर दो एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। m-1 यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो x की पावर m-2, और ये 2 यहाँ पर ऐड होगा तो ये +2 आ जाएगा। ठीक है। -2। अब यहाँ पर भी एक x है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, m इधर वैसे ही, और x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर m-1, और यहाँ पर ये +1। ठीक है। तो -4x की पावर m इज इक्वल टू 0, ये वैसे ही। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये -2 +2 कैंसिल हो गया 0। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, खाली m, और यहाँ पर भी m-1, x की पावर m-2 m, x की पावर m-4, x की पावर m इज इक्वल टू 0। तो तीनों x की पावर m आ गए हैं। तो हम इस तीनों इक्वेशंस में से x की पावर m कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन लें तो x की पावर m ठीक है। तो x की पावर m 0 हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर -m-2 m-4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर -3m-4 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसकी हमें फैक्टराइजेशन है तो इसके फैक्टर बनते हैं एक 4 और एक 1। ठीक है। क्योंकि अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाता है, और अगर 4 में से एक माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। -4m + m-4 इज इक्वल टू 0। तो m इधर से कॉमन आए तो m-4, और इधर से अगर +1 कॉमन आए तो m-4। ठीक है। क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशंस को एक जैसा करना होता है, तो इसलिए m-4 और m-4। m-4 सेम है तो एक साइड पे, और बाकी क्या बचा है m+1। दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है। m-4 इज इक्वल टू 0 और m-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास m की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, एक m4 है और एक m हमारे पास -1 है। ठीक है। 2 m आ गए। अब ये दोनों m डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है। तो इसका जो पहला केस है हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट है। इसके 3 केसेस हैं बेसिकली, जो कि हम 3 केसेस इधर ही डिफाइन करूँगा, आपको तकरीबन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब m1 हमारे पास 4 है और m2 -1 है, आपस में ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है। तो इसके लिए केस 1 हमारा यूज़ होगा जिसका नाम है डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है। इसकी इक्वेशन डिफरेंट है, अगर हमारे पास सेम है उसकी इक्वेशन डिफरेंट है, अगर हमारे पास कंजुगेट कॉम्प्लेक्स है उसकी इक्वेशन डिफरेंट है। तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट की जो हमारे पास इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है c1 x की पावर m1 + c2 x की पावर m2। ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें, c1 बारे में हमें नहीं पता, m1 हमारे पास 4 है, + c2
-1, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट क्या आ गया। अब सेम रूट से क्या मुराद है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कह देता हूँ हमारे पास m1 की जो वैल्यू है वो है 1, m2 की जो वैल्यू है वो भी 1 है, तो यानी ये दोनों सेम है। तो सेम है तो हमारे पास क्या लगेगा, केस 2, और केस 2 की जो हमारे पास इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2, सिंपल यहाँ पर log x क्या है, c1 कांस्टेंट है, c2 कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में सेम ही है। फॉर एग्जांपल x1 ये भी सेम हो जाएगा, जब ये m1 सेम है और m2 सेम है तो ये पूरी इक्वेशन आपस में सेम होगी। तो दोनों इक्वेशन को डिफरेंट करने के लिए सिंपल ये log x साथ लग गया, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ m3 भी है हमारे पास जो कि 1 है, तो हमारे पास सिंपल एक और सी ऐड हो जाएगा, एक्स एम भी सेम होगा, तो फिर log x स्केयर हो जाएगा क्योंकि log x भी हमारे पास होगा, ठीक है। तो हम इस तरह इक्वेशन को डिफरेंट करते हैं। तो जनरल इक्वेशन में जितनी भी हमारे पास इक्वेशन है वो डिफरेंट ही होनी चाहिए, सेम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास मेथड है। अभी हमारे पास m1 और m2 है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं c1 x की पावर m यानी 1, सिंपल 1 है तो x ही रह जाएगा, प्लस c2 तो यहाँ पर भी x रह जाएगा, साथ log x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सेम रूट्स के लिए। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट से कहते हैं जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन आ गई है, जैसे हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है, तो फैक्टराइजेशन नहीं अप्लाई होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है, जो कि हमारे पास केस 3 है, -2, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में होगा तभी योटा आएगा, जैसे -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 2 एक तरफ और -1 एक तरफ, ठीक है ना। अगर -1 को बाहर निकाल लूँ तो स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, योटा। अगर इस तरह की इक्वेशन आ जाती है तो ये हमारे पास अल्फ़ा और ये हमारे पास बीटा है। इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फ़ा c1 अल्फ़ा c1 x कोस बीटा log x प्लस c2 साइन बीटा log x। ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास अल्फ़ा भी गिवन है और बीटा की भी गिवन है -1। अच्छा, जैसे केस 3 का भी मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली हमारा आंसर किस तरह में हम फाइंड करते हैं। अब केस 3 और अब एक और चीज़ है जो हमें जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह आ जाए, ठीक है, ये योटा की फॉर्म नहीं है, ठीक है, योटा की फॉर्म नहीं है। अगर इस इक्वेशन ये इस तरह इक्वेशन है तो किस तरह सोल्व करनी है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। -1 एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केस 1, क्योंकि ये रूट्स आपस में डिफरेंट है, ठीक है। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, केस 1 सिंपल लगाएंगे, ठीक है। तो केस 1 की इक्वेशन हमें पता है, जो कि यहाँ पर मेंशन है, ये है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम इन वैल्यूज़ को, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इनिशियल वाली प्रॉब्लम देख लेते हैं। इनिशियल वाली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं जो कि हमने y में फाइंड, जैसे मैं क्वेश्चन के साथ गिवन होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे y(1) हमें गिवन है जो कि -1 है, और y(1) हमें y'(1) हमें गिवन है जो कि 2 है। ये दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। हम ऐसे ही हमें इनिशियल वाली प्रॉब्लम में दो वैल्यूज़ मिलती हैं जो कि हमने उस y से फाइंड करनी होती है। जैसे फर्स्ट करें, इस क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसके मुताबिक हमारे रूट्स क्या आए थे, डिफरेंट आए थे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, ये वाली, ये इक्वेशन बनी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक ही हमें इसे सॉल्व करना है। अगर तो सेम आते तो ये लगानी थी, अगर तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आते तो ये लगानी थी, ठीक है। तो ये तीन ही मेथड है। अभी हम इसके मुताबिक ही करेंगे जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है। तो एक y1 -1 है, y1 क्या है, y'(1) क्या है, 2, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लगाते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू c1 x की पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास y1 क्या था, तो यहाँ पर हमें y गिवन है तो यहाँ पर लिखेंगे y1, जिसके मुताबिक जहाँ भी x है वहाँ पर हमने 1 पुट कर देना, ठीक है। तो y1 किसके इक्वल है, -1 के, यहाँ पर c1 प्लस c2 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारे पास एक आ गई है। अब हम अगली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि y'(1) इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर y'(1) किसे कहेंगे, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पावर पहले, पावर में से एक कम, ठीक है।
तो इसमें हम y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। y डैश ऑफ 1 से क्या मतलब है, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, अब y डैश ऑफ 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो यहाँ पर हमारे पास 4c1 -c2 आ जाएगा। तो 1 का पावर कुछ भी है उसमें 1 ही रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखा जाए तो हमारे पास सिंपल वही चीज़ें हैं। अब हम एक चीज़ करेंगे इसे फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर निकलेगा बेसिकली असल तो नहीं, मतलब कि रियल तो नहीं निकल रहा, कि रियल से क्या हम रहा था कि जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उस मुताबिक तो नहीं, क्योंकि ये वैल्यूज मैंने खुद लेट की हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने अपने से लेट की हैं कि उसके मुताबिक मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। वैसे आपको भी इसी तरह की वैल्यूज़ आएंगी, कोई चेंज नहीं होंगी। अब यहाँ पर मैं नहीं तो हमारे पास C1 आ जाता है, अगर नहीं भी आता तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये C1 लेट कर लेते हैं या C2 लेट कर लेते हैं, जो भी। ठीक है, यहाँ पर मैं C1 लेट करता हूँ जो कि -1 -C2 होगा। ठीक है, C1 इधर ही है, C2 को मैंने सिंपल इस साइड पे भेज दिया जो कि -1 -C2 आ जाएगा। अब मैंने C1 हम जो कि फाइंड कर लिया होगा। अब इस C1 को मैं पुट करूँगा इसके अंदर। ठीक है, -4 ये आ जाएगा -5C2, ये माइनस का 4 है इधर आके, प्लस का 4, -5C2 6 इज इक्वल टू -5C2 ये -5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड 6/5 इज इक्वल टू C2। यहाँ पर हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई है। अब यही C2 की वैल्यू अब इस इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, ताकि मेरे पास C1 का आंसर भी आ जाए, क्योंकि C2 का तो मेरे पास आ चुका हुआ। अब ये माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम फाइंड करेंगे, 5 नीचे, -5 + 6 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो ये हमारे पास C1 और C2 का आंसर है। ये हमने कहाँ पुट करना है, जो कि हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी। इसमें हम पुट करेंगे C1 हमने क्या फाइंड किया, 1/5। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, जो कि इनिशियल वाली प्रॉब्लम का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। शुक्रिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में इंशाल्लाह हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करेंगे कि हम किसी भी काशी यूलर इक्वेशन को यूज़ करके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किस तरह सॉल्व करते हैं।